ये टॉपिक को स्किप करना मतलब अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा बात होगा। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, ये टॉपिक से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो फाइनल्स हो, चाहे आप लोग का इंटरनल असेसमेंट हो। ठीक है, तो ये टॉपिक को आपको एकदम भी स्किप करके नहीं जाना है। तो देखो, तो आज का टॉपिक आप लोग को वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं कौन से टॉपिक का बात कर रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम है, आप लोग का क्या है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को सिंपल वीडियो के स्टार्ट में एक बात बोलता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट पावरफुल है, ठीक है, और एग्रीमेंट जो है वो थोड़ा सा कम पावरफुल है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आप लोग का एग्रीमेंट आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, क्या केस स्टडीज है, कैसे हम लोग एविडेंस के साथ ये बोल सकते हैं, ये सब चीज़ आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहले ये देखो, मैंने नोट्स पे भी मैंने दिया है। अगर आप लोग को पूरा डिटेल नोट्स चाहिए तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मैं आप लोग को गूगल फॉर्म दे दूंगा, और आप लोग के फाइनल्स के पहले पहले आप लोग को ये पूरा नोट्स A to Z हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग के लिए बहुत जल्दी एक सरप्राइज भी आने वाला है। आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम, फिर आप लोग का व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हर एक सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक को आपको कैसे लिखना है और क्या क्या एलिमेंट आपके आंसर में होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, तो देखो, जब भी ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आए, ठीक है, आप लोग जैसे मैंने नोट्स पे दिया वैसे भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग स्टार्टिंग में एक लाइन लिख सकते हो। जैसे क्या लिखा है, देखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बोल के आप लोग आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग को लिखना है एक इंट्रोडक्शन। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो एक चीज का ध्यान रखना है, चाहे आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आप लोग को पहले ये स्टेटमेंट इज ट्रू बोलना है, या फिर फॉल्स अगर होगा तो फॉल्स लिखना है, और उसके बाद एक इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, तो देखो, मैंने आप लोग के लिए काम आसान कर दिया है। तो देखो, इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या लिखोगे, सिंपल 2 से 3 लाइन लिखना है। देखो, यहाँ पे 5 लाइन है। अगर आप लोग अपने हैंडराइटिंग में लिखोगे तो थोड़ा छोटा या फिर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो देखो क्या है, इन बिजनेस एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इज क्रूशियल, मतलब इंपॉर्टेंट। बोथ टर्म्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली बट दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग्स, मतलब डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, एंड लीगल इम्प्लीकेशंस, मतलब दोनों का ही लीगल इम्प्लीकेशंस अलग है। उसके बाद देखो क्या है, डिस्कशन एक्सप्लेन्स व्हाई ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स क्वालिफाई एज कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसा आप लोगों ने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा। देखो, सिंपल टर्म ही है कि दोनों क्या होता है, इंटरचेंजेबली यूज होता है, दोनों का अलग अलग लीगल क्या है आप लोगों का, देखो यहाँ पे लिखा है लीगल इम्प्लीकेशंस होता है। ठीक है, और दोनों का मीनिंग भी अलग है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एग्रीमेंट का मीनिंग लिखेंगे, चाहे यहाँ पे कोई भी टर्म हो। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट रिलेटेड आए तो आप लोग को 2 टर्म अगर है तो दोनों टर्म का मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे क्या लिखा है, देखो, डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, आप लोग मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट भी हेडिंग दे सकते हो। तो देखो क्या लिखना है, क्या लिखा है मैंने, देखो, एन एग्रीमेंट इज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 और मोर पार्टीज अबाउट देयर रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इट रिफ्लेक्ट्स ए consensus or meeting of the minds on certain terms and conditions. For example, if you and a friend agree to meet for coffee tomorrow, that's an agreement. Simple term में सुनो एक बात, अगर आप लोगों ने एग्रीमेंट का मीनिंग इस वीडियो के पहले नहीं समझा है तो आप लोग मेरे ही चैनल पे, ठीक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा या फिर आई बटन में भी आप लोग को मिल जाएगा एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है। सिंपल टर्म में सुनो, जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाता है उसको एग्रीमेंट बोला जाता है। सिंपल टर्म में, आपको किसी ने ऑफर किया कि ये चीज खरीदना चाहते हो, तुमने बोला हाँ मैं खरीदना चाहता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट हो जाएगा। जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाता है उसको एग्रीमेंट बोला जाता है। जिन्होंने मेरा इस वीडियो के पहले 2 वीडियो देखा होगा तो उनको इजीली समझ में आ रहा है कि सर, हाँ सर, आपने पहले बताया भी था, जब ऑफर हो जाता है, ऑफर को प्रपोजल भी बोलते हैं, जब ऑफर और प्रपोजल हो जाता है और अगर उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। इज दैट क्लियर?
अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, या फिर डेफिनेशन भी बोल सकते हो। देखो क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अदर हैंड इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही क्या हो रहा है, एग्रीमेंट आ रहा है, दैट इज लीगली एनफोर्सेबल, इट मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया टू बी कंसिडर्ड ए कॉन्ट्रैक्ट, दिस क्राइटेरिया टिपिकली इंक्लूड। आगे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सुनो, कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल एट लॉ आता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल एट लॉ। तो अभी देखो एनफोर्सेबल एट लॉ का मतलब क्या है। देखो हर एक चीज जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। आपने बोला कि आपके दोस्त को बोला कि ठीक है तू एक काम कर, तू जाके मेरे दुश्मन जो है उसको जाके चाकू मार, ठीक है। तो उसने बोला हाँ मैं मार दूंगा, तो कितना पैसा देगा, तो उसने बोला ठीक है 50,000 दे दूंगा। तुम भी खुश होके चले गए, लेकिन वहां जाके तुम क्या हो गए, डरपोक हो तुम, तुम्हारा फट गया, ठीक है। तो तुम डर गए, तुमने उसको नहीं मारा, ठीक है। तो दूसरा जो इंसान है जिसको तुमने ये सुपारी दिया था या जो भी होता है, ठीक है, बॉलीवुड टर्म्स में बोल रहा हो, जाके कोर्ट पे जाके नहीं लड़ सकते कि नहीं नहीं सर कि इसने तो मेरे साथ क्या एग्रीमेंट किया था कि ये तो जाके मेरे दुश्मन को चाकू मार देगा, लेकिन अभी नहीं कर रहा है सर। पुलिस उल्टा तुमको चाकू मारेगा, ठीक है। जज ऊपर से नीचे आके आप तुमको चाकू मारेगा। तो यही बात होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट आता है, सही बात है, लेकिन वो एनफोर्सेबल एट लॉ होना चाहिए। अगर कानून की नज़र में वो एनफोर्सेबल एट लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसका बहुत सारी कंडीशंस है, ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरिया है। हम लोग ने लास्ट वीडियो में उसको समझा था, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है ऑलरेडी हम लोग ने समझा है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक आप लोग को रफ आइडिया दे देता हूँ। देखो यहाँ पे मेंशन भी मैंने किया है और आपको ये आंसर में मेंशन करना है, चाहे वो होम असाइनमेंट हो, इंटरनल्स हो, चाहे वो फाइनल्स हो, आप लोग को लिखना पड़ेगा। छोटा छोटा करके लिख सकते हो, क्योंकि जब हम लोग ने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ा था वहाँ पे मैंने पॉइंट को थोड़ा इलाबोरेट किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी लिखनी है, तो हम लोग छोटा छोटा पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो देखो पहला क्या है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहला चीज़ क्या होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, करेक्ट। इसमें क्या होगा, देखो वन पार्टी मेक्स एन ऑफर एंड द अदर पार्टी मस्ट एक्सेप्ट इट। एक पार्टी ने ऑफर दिया और एक ने एक्सेप्ट किया, वो होना चाहिए। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब क्या, अगर कोई आपसे सामान खरीद रहा है आपको उसको उन रिटर्न कुछ देना पड़ेगा, करेक्ट। देखो क्या है, देयर मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज। सिंपल, मेरे पास बाइक है और एक इंसान को बाइक खरीदना है, मैं पैसे के बदले उसको बाइक दूंगा, राइट। तो यही चीज होता है हम लोग का कंसिडरेशन। पर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, देखो कि तुम पागल नहीं हो सकते, मतलब यू शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर तुम एक माइनर नहीं हो सकते, या फिर तुम कोई भी जेल के कॉन्विक्ट नहीं हो सकते, वरना तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर। इसके बाद देखो क्या है, लीगलिटी, द कॉन्ट्रैक्ट्स पर्पस मस्ट बी लीगल। कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है, मेन एम है, वो लीगल होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटी में वो कॉन्ट्रैक्ट काउंट नहीं होगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद देखो क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तुम्हारा एक इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाना होना पड़ेगा। देखो क्या है, बोथ पार्टीज मस्ट इंटेंड फॉर द एग्रीमेंट टू बी लीगली बाइंडिंग। इज दैट क्लियर। और भी बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट है, हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ 5 ही लिखा है, क्योंकि हमारा आंसर मैक्सिमम 8 मार्क का आता है, राइट। तो 8 मार्क के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा, हमेशा रामायण लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है, ये चीज आप लोग को याद रखना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट हेडिंग इस आंसर का आप लोग को क्या लिखना है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसको भी समझेंगे, क्योंकि कभी कभार एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का भी अलग से फाइनल में क्वेश्चन आ जाता है, और अगर नहीं भी आता है, अगर ये क्वेश्चन अगर हम लोग का फाइनल्स पे आता है कि ये जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स वाला, उसमें हम लोग का आसानी होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट वाइज दिया था, लेकिन हम लोग इस आंसर को अभी नहीं पढ़ेंगे। हम लोग डिस्टिंक्शन के लिए और बेहतरीन आंसर मैंने बना के रखा है, तो वो चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो क्या है, सपोज अगर आप लोग का अलग से क्वेश्चन भी आता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस, तो आप लोग इस आंसर को कंसिडर कर सकते हो। तो देखो पहले आप लोग को बेसिस बनाना है। हमेशा याद रखना, आप लोग एक बीकॉम लेवल के स्टूडेंट हो या फिर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हो, तो आप लोग को बेसिस कॉलम बनाना ही है। ये थोड़ा थोड़ा एफर्ट है ना, वो आप लोग का थोड़ा थोड़ा मार्क्स बढ़ा देगा।
10 मार्क 15 मार्क बढ़ा देगा तो आपका परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा, राइट। तो देखो पहले बेसिस में पहला लिखोगे आप लोग मीनिंग, एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो देखो एग्रीमेंट का मीनिंग क्या ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड विथ रिक्विजिट कंसिडरेशन इट इज एन एग्रीमेंट। मतलब एक पार्टी ने ऑफर किया, एक ने एक्सेप्ट किया, बट विथ कंसिडरेशन, ऑफकोर्स कंसिडरेशन होना पड़ेगा, राइट, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, देखो व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट। जब एक एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी आ जाता है लॉ का तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये तो हम लोग ने बार बार पढ़ा, सर आगे बढ़ो, सर आगे बढ़ो। तो देखो क्या है, एलिमेंट्स में क्या आता है, एग्रीमेंट में क्या था, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, याद करो, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, मतलब एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी। सर ये तो बच्चों वाला पॉइंट हो गया, अरे बच्चों वाला पॉइंट ही लिखना है, ठीक है, मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का डिफाइंड इन, मतलब कौन से सेक्शन में लिखा है, तो आप लोग डायरेक्टली याद है, एग्रीमेंट में क्या था, 2E था, और कॉन्ट्रैक्ट का क्या था, 2 हीरोज थे, मैंने बोला था कि नहीं फर्स्ट वीडियो में, सेक्शन 2H। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो टाइम निकाल के उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उससे आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पूरा पानी कम चाय हो जाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, इन राइटिंग होना चाहिए कि नहीं, एग्रीमेंट नॉट नेसेसरीली, ठीक है, एग्रीमेंट राइटिंग में होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है नॉर्मली रिटन एंड रजिस्टर्ड। मैक्सिमम केसेस पे कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में होता है, कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लोग का रिटन फॉर्म में भी नहीं है तो चलता है, लेकिन मैक्सिमम, ठीक है, 99% केसेस में कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में ही होता है। इसके बाद देखो लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, देखो एग्रीमेंट में होगा क्या, डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, राइट। अगर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगा तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो देखो यही लिखना है कॉन्ट्रैक्ट वाले पॉइंट में, क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। इज इट क्लियर। फिर इसको नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट करे, हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखोगे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। देखो क्या है आप लोग का स्कोप, स्कोप में क्या होगा, एग्रीमेंट का स्कोप होता है वाइड और कॉन्ट्रैक्ट का होता है नेरो, राइट। क्योंकि देखो एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट ज्यादा फॉर्म में रहता है और कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ आने के बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आई होप आप लोग को ये डिस्टिंक्शन वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग को एक टॉपिक में 2 आंसर मिल गया, ठीक है, बोनस मिल गया आप लोग को। तो देखो जब आप लोगों ने ये डिस्टिंक्शन वाला लिख दिया, ठीक है, देखो अगर आप लोग चाहते हो तो ये वाला पॉइंट भी डाल सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट आप लोग पॉइंट वाला डालो, क्योंकि पॉइंट वाला आंसर जो है कंपेरेटिवली ईजी भी है और आप लोग को लंबे टाइम तक याद भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, सबसे सुंदर तरीके से आप लोग के लिए मैंने बनाया है, जो कि है आप लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऊपर में एग्जांपल्स भी है, उसको स्किप करेंगे अभी के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी भी लाया हूं। तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोग को क्या बनाना है, देखो मैथ्स को तो हेट करते थे आप लोग, आई नो, ठीक है। जो लोग प्यार करते थे वीडियो को लाइक कर सकते हो, जो नहीं भी करते तब भी लाइक करो, ठीक है। एनीवेज देखो भीख मांगने का नया तरीका। एनीवेज तो देखो क्या होता है, एग्रीमेंट जो होता है, मैंने क्या बोला था, उसका स्कोप वाइड है तो बॉक्स उसका बड़ा होगा, सिंपल। एग्रीमेंट का बड़ा बॉक्स और कॉन्ट्रैक्ट नैरो था तो उसका बॉक्स छोटा। ये जो पिक्चर है ये देख के आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, मैथ्स छोड़ो, वेन डायग्राम को छोड़ो, सर इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि एग्रीमेंट का घर बड़ा है और कॉन्ट्रैक्ट को एक छोटा सा कमरा दिया गया है। अभी ये सब लिखने से तो मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। तो देखो इस डायग्राम से मैं आप लोगों को क्या समझाने वाला था, ये बनाने का मेरा जो मेन लॉजिक था ये था कि इससे आप लोग को समझ में आए कि ये जो एग्रीमेंट है, ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है ये एक बड़ा बॉक्स है, राइट, और कॉन्ट्रैक्ट उसका एक छोटा पार्ट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट्स आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आ रहे हैं, लेकिन क्या एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो आंसर इज नो। तो देखो आप लोग को क्या लिखना है एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आप लोगों को क्लियर आ जाएगा। तो देखो कि आउटर बॉक्स, ठीक है, आउटर बॉक्स में क्या था, एग्रीमेंट क्या लिखा है, देखो रिप्रेजेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स वेदर दे आर लीगली एनफोर्सेबल और नॉट। मतलब एग्रीमेंट में कुछ कुछ चीजें एनफोर्सेबल एट लॉ भी होता है और कुछ कुछ चीजें अनएनफोर्सेबल एट लॉ भी होता है। जैसे चाकू मारने वाला वो एनफोर्सेबल एट लॉ नहीं था, राइट। तो क्या वो सब चीज भी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, नहीं आएगा, करेक्ट।
तो इनर बॉक्स में कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, देखो, रिप्रेजेंट्स द सबसेट ऑफ एग्रीमेंट्स दैट आर लीगली एनफोर्सेबल एंड देयरफॉर क्वालिफाई एज कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में वो सब एग्रीमेंट्स ही आएंगे जो लीगली एनफोर्सेबल एट लॉ है। तो ये डायग्राम से आप लोगों को क्या समझ में आया? दिस डायग्राम क्लियरली, ठीक है, दिस डायग्राम क्लियरली शोज दैट all contracts are agreements but only some agreements, those within the inner box, are contracts. I hope आप लोगों को ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अरे सर, आपने तो बोला था कि आप एक केस स्टडी भी समझाओगे। अरे बाबा, समझाऊंगा, क्यों नहीं समझाऊंगा। तो आप लोग को एक हेडिंग देना है केस स्टडी बोल के, क्योंकि लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में, ठीक है, आप लोग अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो तो आपको लीगल एविडेंस देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा आपके स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोल सकते, हवाबाजी नहीं कर सकते। तो देखो, हम लोग एक इंपॉर्टेंट केस लेके आए हैं। आप लोग ने कॉलेज में पढ़ा होगा, आप लोग के रिस्पेक्टिव टीचर्स ने पढ़ाया होगा क्लास में। तो देखो क्या है, इन द केस ऑफ बेल्फर वर्सेस वेल्फर, ठीक है, बेल्फर वर्सेस वेल्फर केस एक हुआ था 1919 में, ठीक है। ये सब ईयर आप लोग को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ था, देखो, पूरा सुंदर से मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है। देखो, मिस्टर बेल्फर, एक इंसान थे, एक मिस्टर बेल्फर, और उसकी पत्नी यानी वाइफ वेर लिविंग इन इंग्लैंड। वो लोग कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे। वाइल मिस्टर बेल्फर वर्क इन सेलन, दैट इज नाउ श्रीलंका। क्या होता था, वो लोग इंग्लैंड में रहते थे, पति पत्नी इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन वो कहाँ पे काम करते थे? वो जो इंसान थे, पैसों के लिए या फिर अपने फैमिली को चलाने के लिए वो कहाँ पे काम करते थे? श्रीलंका में। मतलब अभी श्रीलंका है, लेकिन उस जगह का नाम पहले क्या था? सेलन बोल के, ठीक है। मिस्टर बेल्फर promised to send his wife 30 euro per month while they were apart due to her health. इसका मतलब है कि बेल्फर जो था, मिस्टर बेल्फर जो था, वो श्रीलंका में काम करता था और उसकी पत्नी जो थी वो बीमार थी। तो उसने क्या बोला, उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको हर महीने 30 यूरोस करके भेजूंगा। करेक्ट, नॉर्मल बात है, पत्नी बीमार है तो वो भेजेगा, नॉर्मल एग्रीमेंट लग रहा है। फिर क्या हुआ, देखो ट्विस्ट क्या हुआ। However, when their relationship deteriorated, जब उनका रिलेशनशिप खराब हो गया, ठीक है, मिस्टर बेल्फोर स्टॉप मेकिंग पेमेंट्स एंड मिसेस बेल्फोर स्वीड हिम। देखो क्या हुआ, रिलेशनशिप में जब थे, मतलब पति पत्नी थे ऑफकोर्स वो लोग, तो वो जब वो श्रीलंका में काम करता था वो पैसा भेजता था, लेकिन बीच में क्या हुआ, झगड़ा वगड़ा हो गया, तो वो पैसा भेजना बंद कर दिया मिस्टर बेल्फोर ने, ठीक है। कैसा इंसान था पता नहीं, जो भी है। तो उसकी जो पत्नी थी मिसेस बेल्फर, उसने जाके कोर्ट में केस कर दिया। ये तो नॉर्मल इंडिया में भी होता है ऐसा, राइट, केस कर दिया, स्यू कर दिया। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, देखो, द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर बेल्फर। कैसे? मिस्टर बेल्फर के केस में कैसे हो गया, सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, देखो, स्टेटिंग दैट द एग्रीमेंट वाज ए डोमेस्टिक अरेंजमेंट made without the intention to create legal relations। इसका मतलब है ये जो मिस्टर बेल्फोर ने जो प्रॉमिस किया था, वहां पे कोई लीगल रिलेशन बनाने के लिए ये एग्रीमेंट नहीं किया गया था। ये तो ऐसे ही बोला था उसने, राइट, नॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था, यहाँ पे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट का बात आया ही नहीं था। इसीलिए क्या बोला गया है, तो देखो, therefore it was not legally enforceable as a contract, showing that not all agreements स्पेशली इन पर्सनल रिलेशनशिप आर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा कि ये जो मिस्टर एंड मिस बेल्फर जो था, या फिर बेल्फर वर्सेस वेल्फर ही बोलते हैं उसको, बेल्फर वर्सेस वेल्फर केस से आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा कि हर एक एग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आप लोगों को एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग के पास टाइम रहता है एग्जाम में, तो आप लोग एक कंक्लूजन भी दे सकते हो, ठीक है। और मेरे नोट्स पे मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ पूरा कंक्लूजन वगैरह के साथ पूरा डिटेल वे में मैंने नोट बनाया है, और आप लोग ने देखा भी होगा डेमो मैंने किस लेवल का आंसर रखा है, ठीक है। तो एनीवेज, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। एंड अगर आप लोग का कोई भी पेंडिंग रह गया है वीडियोस इस टॉपिक को रिलेटेड, तो उसके पहले 2 वीडियो आया है, तो आप लोग को वो देखना है, और वीडियो के कमेंट में आप लोगों को दूसरा केस लिखना है। बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस मैंने दिया है, आप लोग को गूगल करके, चैट जीपीटी कुछ भी यूज़ करो, लेकिन मुझे केस एक लाके कमेंट पे
आप लोग को एक कमेंट करके जाना है। ठीक है, ये होमवर्क भी करना है। होमवर्क करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन पढ़ रहा है या नहीं। मैं भगवान के लिए जो लोग कमेंट करेंगे उनके लिए प्रे करूंगा कि उनका मार्क्स ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तो आप लोग को क्या करना है आपको पता ही है, आप लोग को अपना कलम, किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।